हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि वो आज़ादी का आंदोलन, वो कुर्बानियां आपने नहीं देखी हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और उन्हें करने से, तानाशाही से हमें रोकना होगा। जिनका सवाल है हम कैसे रोकेंगे, आपने रोका है, अपने ऊपर भरोसा करिए, आपने रोका है। कब और कहां रोका है? जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद हुआ केरला से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा। भारत को एक रखना है, क्योंकि यही धर्म के नाम पर जहर उगल कर लोगों को आपस में एक नहीं होने दिया जा रहा, उन्हें भड़काया, लड़ाया और बांटा जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा मेरे नेता राहुल गांधी ने की, जिनके साथ हम खड़े हैं। उसके बाद कहा कि पूरब से पश्चिम, भारत जोड़ो के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, संविधान पे हमला है, अब वो यात्रा करो। तो मेरे नेता ने वो भी यात्रा की। और इन दोनों यात्राओं का आप जैसे करोड़ों लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हुए। वो एक राजनीतिक दल की यात्रा नहीं रहेगी, वो एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी यात्रा। और उसका असर क्या हुआ? जो कहते हैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनका भी घमंड चूर करिएगा। बिगाड़ा है आपका। अब की बार 400 पार, यही नारा था ना आपका, हम दो हमारे दो की सरकार। बहुमत के लाले पड़ गए आपको इस आंदोलन के बाद। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश ने एक होकर इस सरकार को बहुमत से दूर कर दिया। बैसाखियों पर आ गई है ये सरकार, कमजोर हो चुकी है ये सरकार। एक झटका देने की जरूरत है, एक झटका। और वो झटका बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन हमें मालूम है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बिहार के चुनाव के परिणाम क्या होंगे। हमें मालूम है, संवैधानिक पद पर बैठा मुख्य चुनाव आयोग, नाम ले रही हूं, ज्ञानेश कुमार, समझौता कर चुके हैं, समझौता कर चुके हैं। एसआईआर आपको बिहार में ही क्यों याद आया? चुनावी साल में क्यों याद आया? चुनाव के कुछ महीने पहले ही क्यों याद आया? 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती करेंगे हम। गिनती वैसे हो भी गई, 65 लाख लोगों के वोट भी काट दिए। बोला बताओ तो सही, कौन है ये 65 लाख लोग जिनको आपने एक झटके से वोट का एक अधिकार, जो हमें संविधान ने दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, उससे वंचित कर दिया। हमें जानने का हक है। चुनाव आयोग कहता है मैं नहीं जानकारी दूंगा। जाइए कोर्टों में, अदालतों में जाइए, वहां से फैसले होंगे। और उन्हें पता है कि आज हर कोई दबाव में है, सालों साल लग रहे हैं फैसले आने में, समय निकल जाता है और अन्याय की उम्मीद का आदमी दम तोड़ रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 65 लाख लोगों के जिनके वोट काटे हैं, उनकी सूची आप सार्वजनिक करिए, और उन्हें करनी पड़ी। और जब उस सार्वजनिक सूची 65 लाख लोगों के जो वोट कटे थे, उसकी जब हमने गहन जांच की, तो हमें पता लगा उसमें वोट किसका कटा है। उसमें अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, उसमें दलितों के वोट काटे गए हैं। चुन चुन कर उन पोलिंग बूथ पर जहां पर भाजपा हारती रही और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये जो हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आदिवासी है, उन वो वोट करते हैं, उन्हें वोट से वंचित कर दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे बिहार में 6 महीने से जो है वहां पर गलियों में, मोहल्लों में जा रहे हैं, और वहां जाकर पता लगा कि बिहार की महिलाएं, परिणाम में सबसे बड़ा उनका एक हाथ रहता है, क्योंकि आदमी घर पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि आदमी तो पलायन कर गया बिहार से। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी में कोई नहीं चाहता कि हम लोग अपनी माँ, अपनी जमीन, अपनी बेटी, अपना परिवार छोड़े, लेकिन मजबूर हुए, छोड़ गए। इसलिए आप जाएंगे अगर बिहार में, तो आपको घर में बूढ़ी माँ मिलेगी, बूढ़ा पिता मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, महिला मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगा। आदमी पलायन कर गया रोजगार की तलाश में। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और फैसला करती हैं। और इस बार पता लगा, अभी 30 सितंबर को, 4 तारीख को चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार चुनावों की घोषणा करते हैं, और 30 सितंबर को 4 दिन पहले 23 लाख महिलाओं का वोट काट देते हैं। 23 लाख महिलाएं, अरे जीत हार एक वोट से होती है, और आपने 23 लाख महिलाओं को वोट काट के, वोट के अधिकार से, जो वो बदलाव चाहती थी, उससे वंचित कर दिया है। आज मैं आपसे कहूंगी, आपके समुदाय के, माफी चाहूंगी राजीव जोसेफ जी, सिविल सोसाइटी, आपके समुदाय के जो लीडर हैं, मैं आपको उनको कहूंगी, डरे मत। मैंने देखा है
जब अल्पसंख्यक मुस्लिम पर हमला होता है, ईसाई धर्म पर हमला होता है, तो प्रधानमंत्री जी चाल चलते हैं। कहते हैं ये जितनी बड़ी बड़ी चर्च, उनके बिशप, बड़े नेता हैं, उनका नाम लिखिए और प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर बुलाइए और तस्वीर होती है, लगता है सब बहुत चंगा है। यही माइनॉरिटी के साथ हुआ, यही माइनॉरिटी के साथ हुआ कि मुस्लिम बड़े लीडरों को ढूंढो, लाओ प्रधानमंत्री जी के सामने, और वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। अपने धर्म के ऊपर हमले हो रहे, संविधान के ऊपर हमले हो रहे, पर बात वो नहीं करते हैं। क्यों जाते हैं? कह दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारे धर्म, हमारे संविधान पर, हमारे समुदाय के लोगों को पर हमला करके हक अधिकार छीना जा रहा है, हम आपके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, हम नहीं आएंगे। हम अपनी मांगे, हमारी चिंताएं भेज रहे हैं, जवाब दीजिए उस पे, तब हम सोचेंगे आपके साथ बैठना है या नहीं बैठना है। ना करना सीखना होगा इस तानाशाह सत्ता को। ये सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं हैं, ये बताना होगा आपको। आज ले लद्दाख से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, मणिपुर से लेकर, आपका पूरा देश का केरला तक कहे, छत्तीसगढ़, कोई राज्य अछूता नहीं है जो धर्म और समुदाय की आग में इन्होंने ना झोंक दिया हो। आज संघ आरएसएस 100 वर्ष मना रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है 100 रुपए का, भारत माता के हाथ में एक रंग का झंडा। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? हमारा किसी धर्म का एक रंग हो सकता है, वो धर्म का झंडा हो सकता है, पर भारत माता के हाथ में एक रंग का झंडा संघ आरएसएस के लोग सिक्का जारी हो जाता है, दिखाते हैं। नहीं स्वीकार हमें। अगर वो भारत माता है तो उसके हाथ में तिरंगा होना चाहिए था, 3 रंग का झंडा होना चाहिए था, लेकिन ये साजिशें चल रही हैं। सतर्क हो जाइएगा। आपने नहीं चेक किया तो अपना वोट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वोट की चोट पहली और अंतिम चोट होती है इन तानाशाहियों को सत्ता से हटाने के लिए। और ये साजिशें शुरू हो गई हैं और आपके समुदाय का वोट काटा जाएगा। मैं आपको फिर कह रही हूं, इवन मैं बात नहीं करना चाहती हूं, पर फिर राजीव जी एक बात चिंता है, केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ऐसे राज्य है जहां पर भाजपा कभी पनप नहीं पाई, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाए। वहां के लोग पढ़े लिखे, जागरूक ज्यादा थे, तो धर्म की जो जहर उगला गया वो दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, क्योंकि गरीबी है, उसको नहीं समझ आ रहा, उसको रोटी चाहिए, बच्चा भूख से मर रहा है, दवाई से जो है बिना बूढ़े माँ बाप जो है वो दम तोड़ रहे, इसलिए क्या हुआ, धर्म की अफीम चिखा दी जाती है और सब भूल जाते हैं कि मैं कितना गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नहीं है, लेकिन वो धर्म के पीछे चल रहा है और ये हाल हो रहा है देश का। लेकिन क्या किया, केरला के चुनाव आ गए हैं, केरला में एंट्री के लिए इन्होंने आप ही के समुदाय के एक व्यक्ति को चुन लिया, उसे टिकट दे दी, सारे समुदाय को लगा यार ये तो हमारे मसीहा हैं। ऐसा नहीं है, हमारे केरला के अध्यक्ष मिस्टर जोसेफ आप ही के समुदाय से आते, पर भाजपा ने क्या किया, वहां पर अपनी एंट्री के लिए आप ही के क्रिश्चियन समुदाय के एक आदमी को टिकट दिया और पूरा कम्युनिटी को एक साथ करके अपना एक प्रतिनिधि सांसद केरला से पहुंचा लिया। वो आपकी आवाज उठा रहा है, वो आरएसएस के एजेंडे को ढो रहा है आगे। सो आप सबसे कहूंगी, चुनाव केरला का हो, चुनाव बिहार का हो, चुनाव बंगाल में है, चुनाव असम में है, अगले 6 महीने में तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ चुनाव है, लेकिन आवाज आपकी भी दिल्ली से उठनी चाहिए ताकि वहाँ के मतदाताओं को हम जागरूक कर सके, डर से बाहर निकालकर उनका जो एक वोट के अधिकार में सही फैसले करने के लिए उन्हें हम रास्ता दिखा पाए। तो मैं माफ़ी चाहूँगी मेरी इस बात पर, किसी को कुछ भी लगे कि मैं ये ज़्यादा कह गई या कम कह गई या ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी आज़ादी है जो मेरे संविधान ने मुझे दी है, मैं उस आज़ादी को किसी को छीनने नहीं दूंगी, मैं अपने विचारों को रखूंगी। अगर जहर उगला जा रहा है तो अमृत भी उगलना होगा, अमृत भी बांटना होगा, देश नहीं बंटने देंगे। मैं एक ही शेयर करके अपनी बात को खत्म करूंगी कि बर्बाद गुलिस्तां करने को, ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तां है, इसमें अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और खिलते हैं, बहुत से फूल कलियां हैं अभी खिल जाने से पहले मुरझा जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तां है, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं,
तो समझिएगा इसकी गहराई को। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस हिंदुस्तान के गुलिस्तां को आपको और मुझे, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, दलित, हिंदू मिलकर बचाएंगे। और मैंने जैसे कहा अंतिम में वही कह रही हूँ, इस देश की आज़ादी में मैं 1975 में पैदा हुई हूँ, आज़ाद 1947 में देश हुआ। मुझे इस आज़ादी के लिए मैंने दोबारा कहा आपको और मुझे खून दूर की बात, पसीना बहाने को नहीं मिला। लेकिन अगर अब पसीना बहाना पड़े, जेल जाना पड़े तो जाइएगा, लेकिन इस देश की आज़ादी जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है उसे यूं ही किसी संगी के हाथों मत बर्बाद होने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं देती हूं। राजीव जोसेफ जी, आपका और मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं कहूंगी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज की इस सभा को संबोधित करने के लिए आपने मुझे चुना, मुझ पर विश्वास रखा कि मेरे विचार आपको ताकत दे पाएंगे, और यही मैं उम्मीद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अलका जी आपके स्पीच के लिए, आपके समय के लिए। अब ये समय है कि हमारी प्रिय अलका जी हमारे बीच में हैं। वो इस हमारी जो मार्च है, जो क्रिश्चियन मार्च है, फ्रीडम फॉर रिलीजन मार्च का इनॉग्रेशन वो करने जा रही हैं। और हम चाहेंगे कि हम जो है अलका जी को जो है क्रिश्चियन मिशन का जो है मेमोरेंडम उनके हाथों में सौंप रहे हैं, जो कि वो जो है प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो ये मेमोरेंडम पकड़ाया जाएगा, उनकी तरफ से वो देंगे। तो आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस वक्त जो है इस मार्च का इनॉग्रेट करेंगे। हम सब मिलकर ताली बजाएं और